हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज बात करेंगे उस स्टूडेंट के लिए जो अभी 11th से 12th में गया है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होता है कि सर अभी 11th मेरा उतना अच्छा रहा नहीं, खराब रहा। ठीक है, तो क्या मुझे 12th में प्रॉब्लम होगी? ठीक है, क्या मैं 90 प्लस ला पाऊंगा 12th में अगर मेरा 11 ठीक ठाक रहा तो, है ना। तो उसके लिए आज मैं कुछ बात करूंगा उसके बारे में। तो देखो, तो 90 प्लस आराम से आएगा। ठीक है, अगर हम जहां तक अभी बोर्ड के बारे में बात करेंगे सिर्फ, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कंपटीशन के बारे में। तो अभी मैं बोर्ड के बारे में फोकस कर रहा हूँ। बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ। तो हो सकता है अभी आपको कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना चाहिए कि वहां पे कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो। ठीक है, तो बेसिक स्टेप है जो कि ये चीज आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज मैं आपसे बताऊंगा कि आप बेसिक पहले डिफरेंशिएशन, इस सब चीजों के बारे में बात करूंगा कि आपको क्या क्या बेसिक चीज आपको तैयारी रखना चाहिए। ठीक है, अगर आपका इसमें से बेसिक ही है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारा चीज पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ। बेसिक मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज आप पढ़ लो। 12th में आपका अंडरस्टैंडिंग जो होगा टॉपिक का, चैप्टर का, वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके आप चैप्टर भी समझने लगोगे। आपको और कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, ज्यादा रिलेट करने का कोई तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि पहला पहला है बेसिक है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, डिफरेंशिएशन में बताता हूँ, सिंपल सिंपल आपको करना है डिफरेंशिएशन, ज्यादा नहीं। ठीक है, जैसे कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। ठीक है, इस तरह के डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n माइनस वन, ऐसे। ठीक है, इस पे ज्यादा 10 क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस, इसी 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 टाइप पे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल, ज्यादा नहीं कुछ करना है तुम्हें। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इस तरह से जीरो होता है। इस तरह से डिफरेंशिएशन का कुछ प्रैक्टिस कर लो, डिफरेंशिएशन हमेशा काम आएगा तुम्हारा 12th में। फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में भी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा इस चीज का कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है जो चीज मैं बता रहा हूँ, एक्स टू द पावर एन dx का, ये बहुत ज्यादा यूज होता है इस फॉर्मूला पे, तो इसको कर लो। ठीक है, फिर इस पे बेसिक जो भी है इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तो तुम्हें आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सब पहले से कर लो। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में आप फॉर्मूला जो भी आप पढ़े होगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, जैसे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, कोसेक पॉजिटिव होता है। इस तरह से करो कि क्या क्या कहाँ पे क्या होता है, और प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ठीक है, इतना ये बेसिक है, आप इतना बेसिक करो। वेक्टर के लिए आपको वेक्टर एडिशन आना चाहिए, वेक्टर एडिशन आना चाहिए, रिजॉल्व करने आना चाहिए। दो वेक्टर, एक वेक्टर है उसको रिजॉल्व करने आना चाहिए, कंपोनेंट हम कैसे लेते हैं, वेक्टर का एडिशन करना आना चाहिए, वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला, थोड़ा सा ट्रायंगल्स रूल कैसे अप्लाई करते हैं ना, दो वेक्टर को किस तरह से यहां से ड्रॉ करते हैं और सम करते हैं दो वेक्टर को। सिंपल सिंपल वेक्टर, किस तरह से दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं। अगर दो फोर्स है और एक साइमल्टेनियसली लग रहा है तो उसको ऐड कैसे करेंगे, फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर को जोड़ने आना चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर में आराम से पढ़े हो, उसको एक बार रिवाइज कर लो जाके, आराम है। फिर आपका हो गया रिजॉल्व करने आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट अच्छे से आना चाहिए। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ रहे होगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई कोई पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो वहां पे यूज हो रहा होगा। ठीक है, इस तरह से तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट क्लियर करो, जाके वेक्टर को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो डॉट प्रोडक्ट पे। फिर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, है ना, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो मैं सारा पूरा चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो नहीं आएगा समझ में। तो इसलिए आप अभी कुछ भी कर रहे हो, अभी इनिशियल, अभी आप जस्ट गए हो 12th में, आप टीचर से डिस्कस करो, क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो सर के साथ बात करो और क्वेश्चन सॉल्व करो घर पे। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज, एक एक दो दो घंटे भी अगर डेली पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से 10 दिन में, 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, 10 दिन में, फिर तुमको बहुत ही मजा आएगा 12th क्लास में। ठीक है, ये कर लो। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ लो, यूनिट वेक्टर किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से ये डायरेक्शन देता है ना, किसी वेक्टर के साथ कैसे जुड़ के ये डायरेक्शन देता है। तो सिंपल यूनिट वेक्टर का तुमको सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि किस तरह से अप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट है पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर क्या है, पोजिशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, दो कोऑर्डिनेट गिवन है यहाँ पे इस तरह से, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, है ना, मतलब इस तरह से वेक्टर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लो, ये एक बेसिक हो गया। फिर काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में कुछ नहीं ज्यादा पढ़ना है तुम्हें, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन।
अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो किस तरह से हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ये 3 इक्वेशन पता ही है। दूसरी बात प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट है ना, तो ज्यादा ये नहीं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तुम्हें पढ़ने का जरूरत है, बिल्कुल नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना है जो काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आएगा, ठीक है। कि जैसे कि यू स्पीड से ऊपर फेंके, एक्सेलरेशन नीचे है, तो इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन के बीच 180 डिग्री एंगल होगा, तो पाथ कैसा लेगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर 0 डिग्री होगा तो स्ट्रेट लाइन, और अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री से कोई अदर एंगल होगा 90, 30, 60, है ना, इस तरह से, तो कैसा पाथ लेगा, प्रोजेक्टाइल, है ना। तो जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे तो इस तरह से 2 प्लेट दिया रहेगा, है ना, इस तरह से किसी पार्टिकल्स को फेंक देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा, ऐसे, और फेंकेगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो इलेक्ट्रिक मतलब फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे ऐसे लग रहा होगा और ऐसे फेंकेगा, तो एक्सेलरेशन हो गया ऊपर, फेंका ऐसे, तो 90 डिग्री एंगल हो गया, तो कैसा पाथ लेगा, प्रोजेक्टाइल। तो वहां स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है, सर प्रोजेक्टाइल क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं लिया, तो ऐसे होता है, पाथ ऐसे ही क्यों लेगा, है ना। ये एनसीईआरटी समय भी क्वेश्चन होता है। तो सिंपल सा है कि ये सब चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें डायरेक्ट रिजल्ट कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन लेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का सिंपल सा इक्वेशन लगाना आना चाहिए कि एक बार इक्वेशन हम लगाते हैं एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में, और कौन सा इक्वेशन लगाते हैं, यही 3 इक्वेशन तो लगाते हैं, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में, ये 3 इक्वेशन लगाते हैं। तुम्हें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, रेंज, टाइम पीरियड, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस सिंपल सा तुम्हें ये 3 इक्वेशन यूज करना है एक्स और वाई एक्सिस में, यहाँ भी वही चीज करोगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ इतना ही काफी है तुम्हारे लिए जो बेसिक अभी पढ़ोगे। लॉज ऑफ मोशन में सिंपल एफबीडी ड्रॉ करने आना चाहिए किसी भी सिस्टम का, है ना। ऐसे मान लो कि ऐसे स्ट्रिंग है ना, सिंपल सा ऐसे बॉब है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से एक फोर्स एफ इधर लगाया, तब सिंपल सा ड्रॉ करना चाहिए, कहाँ टेंशन इधर लगेगा, एमजी ऐसे लगेगा, सिंपल एफबीडी, ज्यादा नहीं। ऐसे नहीं कि कोई कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन मुझे करना है कि बहुत सारा ऐसे करके स्ट्रिंग है, ब्लॉक है, वो सब करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। सिंपल सा तुमको ये सब जानना चाहिए कि हाँ टेंशन का डायरेक्शन ये होता है, एमजी का डायरेक्शन नीचे होगा, फिर इसको कैसे बैलेंस करेंगे, है ना। तो बैलेंस करने का मतलब 2 केस बनेगा नेट फोर्स का, एक इक्विलिब्रियम का और दूसरा मास इनटू एक्सेलरेशन पे। तो जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा तो एक्स एक्सिस में नेट फोर्स और वाई एक्सिस में नेट फोर्स क्या कर लेते हैं, 0। तो वो किस तरह से करते हैं वो तुम्हें आना चाहिए। ये भी जब तुम बहुत सब चैप्टर में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, सब जगह ये यूज करेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ही क्लियर करो, यानी कि बाद में क्लियर करोगे तो फिर क्या होता है कि लगेगा क्या कि 11th मेरा खराब हो गया तो 12th भी अब खराब हो जाएगा, इस तरह से माइंड से तुम्हारा चलता रहेगा, तो वो दिक्कत करेगा। तो ये सब चीज पहले थोड़ा थोड़ा क्लियर करो, ये सब एफबीडी पे प्रैक्टिस करो 1 घंटा 1.5 घंटा कि हाँ ये चीज थोड़ा सा मुझे आना चाहिए, बेसिक। फिर से कह रहे हैं कोई तुम्हें ऐसा नहीं है कॉन्स्टेंट रिलेशन, बहुत सारा ब्लॉक हो गया, ऐसे करके पुल्ली हो गया, ये सब प्रैक्टिस नहीं करना है। सिंपल सिंपल तुमको एक फोर्स बनाने आना चाहिए, एफबीडी। फिर दूसरी बात, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम नहीं है तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखने आना चाहिए, ठीक है। नेट फोर्स कैसे लिखते हैं, नेट फोर्स लिखते हैं ये वेक्टर एडिशन करके, तो वेक्टर एडिशन आएगा तो नेट फोर्स यहाँ लिख लोगे, एक्सेलरेशन निकालने आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये आना चाहिए। तो ये हो गया लॉज ऑफ मोशन में बेसिक। फिर वर्क एनर्जी हो गया, वर्क एनर्जी में तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि जब तुम पढ़ोगे अभी क्या कहते हैं पोटेंशियल पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन में डाउट हो जाएगा कि सर ये कैसे डिराइव किए, है ना, और किस तरह से इसको फिर डिफरेंशिएशन भी आएगा, E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा, तो यहाँ प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसलिए अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये कंजर्वेटिव है ना, ये सब पढ़ लेना अच्छे से। वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कैसे अप्लाई करते हैं उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेना। और एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्व कब करते हैं, क्यों करते हैं, बात समझ में आया। क्योंकि देख हर जगह पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म, तो वहां भी पढ़ोगे मैग्नेटिक, वहां भी पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेट होगा तो वहां भी पढ़ोगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक बार कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ जाएगा तो हर जगह तुम्हें इजी लगेगा कि इसी चीज को तो सिर्फ बढ़ाया है, मतलब सिर्फ टर्म को चेंज किया है वही सारा चीज, ठीक है। तो इसलिए ये चीज ये सब कर लेना। फिर एनर्जी कंजर्वेशन बहुत जगह करोगे, है ना, पहले ही करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करोगे एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये भी पहले थोड़ा सा पढ़ लेना कि किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। थर्ड में फिर रोटेशन, रोटेशन में टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F पढ़ लेना, ये बहुत जगह यूज होगा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, वहां भी जाके पढ़ोगे टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस पी, डायपोल रहेगा, डायपोल मोमेंट रहेगा, वहां पे कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, तो ये किस तरह से टॉर्क निकालते हैं, है ना, उसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ोगे, वहां भी ये यूज होने वाला है। तो ये इतना बेसिक पढ़ना है तुम्हें अभी। ठीक है, अभी जब इतना बेसिक पढ़ लोगे तो फर्स्ट टाइम इतना ही पढ़ो, ये बेसिक। फिर नेक्स्ट जब जाओगे तुम रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ोगे तो वहां पे तुमको थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये काम नहीं आएगा वेव ऑप्टिक्स में, तो वहां थोड़ा सा तुम्हें वेव थ्योरी आएगा। ठीक है, तो जो वेव थ्योरी तुम पढ़े होगे ना अभी 11th में, तो उतना डिटेल में तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे डॉपलर इफेक्ट ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे तुम्हें इक्वेशन ऑफ वेव काम आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ वेव का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये बाद में करना, अभी मत करना। अभी 3 चैप्टर पे तो ये कर लो, 3-4 चैप्टर, तब तक ये तो पहले करो। ठीक है, मन हल्का हो जाएगा। तो फिर जब तुम जाओगे ना वेव ऑप्टिक्स, तो थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ वेव जो 11th का है ना, उसको एक बार पढ़ लेना फोकस करके, ज्यादा नहीं। इक्वेशन ऑफ वेव कैसे करते हैं, उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ताकि तुमको वहां पे प्रोपर इक्वेशन ऑफ ये पढ़ लेना। और एसएचएम में, है ना, एसएचएम में भी इसका इक्वेशन जो है, एसएचएम का इक्वेशन वो पढ़ लेना, क्योंकि एसएचएम का इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स में आएगा, एसएचएम का इक्वेशन भी तुम्हारा आएगा एसी जब पढ़ोगे, अल्टरनेटिंग करंट जब पढ़ोगे। ठीक है, तो एसएचएम का बस ये सबका इक्वेशन पढ़ना है डिटेल में, और कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें, इक्वेशन पढ़ना है एसएचएम का, मतलब सिंपल ये कर लेना। ठीक है, अब टाइम के साथ आगे जब बढ़ोगे तो फिर धीरे धीरे करके इसमें बताते हैं, इक्वेशन पढ़ लोगे और एक किस तरह से हम टाइम पीरियड पढ़ोगे बेसिक, है ना, कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है ना, ये वाला 2π/m/k। तो उतना ज्यादा नहीं पढ़ोगे कि स्प्रिंग 3-4 स्प्रिंग है, 5 स्प्रिंग है, उसका क्या टाइम, एक ब्लॉक है, फिर टाइम पीरियड क्या होगा, है ना, जरूरत नहीं है उतना। बस सिंपल है, टाइम पीरियड का तुम्हें इक्वेशन लिखने आना चाहिए कि हाँ टाइम पीरियड ऑसिलेशन करेगा, एसएचएम करेगा, तो टाइम पीरियड का इक्वेशन ये होगा, ये यूज होने वाला है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम का पे क्वेश्चन कर लोगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स कर लोगे और थोड़ा सा बेसिक उसको समझ लोगे, कैसे कैसे होता है, क्या वो टर्मिनोलॉजी समझ लोगे सारा, और इक्वेशन ऑफ वेव समझ लोगे। बस इतना करो। ठीक है, 12th में तुम्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आराम से करोगे। रे ऑप्टिक्स में तो 11th से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट ही चैप्टर है। फिर तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स आ गया, मॉडर्न फिजिक्स में कोई ना देना नहीं है इससे, है ना, मॉडर्न फिजिक्स इंडिपेंडेंट ही है। ठीक है, वहां जब पढ़ोगे तो वो आराम से मजे से पढ़ोगे। रे ऑप्टिक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, वे ऑप्टिक्स में यहाँ पढ़ोगे, वे ऑप्टिक्स के पहले जो भी है वो ये सारा चीज पढ़ लो। ठीक है, 12th बोर्ड 90+ आराम से लाओगे। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ो, है ना, और एंजॉय करो। थैंक यू।